पूजा और निधि दोनों चचेरी बहनें थीं। पूजा रमेश की बेटी थी जो कि एक व्यापारी था और उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। तो वहीं निधि के पिता मनोज यानी कि रमेश का छोटा भाई जो कि एक गरीब किसान था और वो किसानी करके ही अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। इसी तरह से एक सुबह पूजा मिरर के सामने गाने गुनगुनाते हुए तैयार हो रही होती है। हुस्न है सुहाना, इश्क है दीवाना, रूप का खजाना आज है लुटाना, आके दीवाने मुझे सीने से लगा, ना 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 गोरिया चुराना मेरा जिया। तभी वहां पूजा की माँ सपना और पिता रमेश आते हैं और वो दोनों ही पूजा से कहते हैं, ये सब क्या है पूजा बेटा, आखिर तू कब बड़ी होगी? क्या मम्मी, अब आपको दिखाई नहीं देता क्या कि अब आपकी बेटी बड़ी हो चुकी है? हाँ हाँ, शरीर से तो तू बड़ी है, पर अकल से कब बड़ी होगी तू? अरे बेटा, आखिर कब अपनी जिम्मेदारियों को समझेगी? अरे क्या बात है मम्मी पापा, आप दोनों इतनी सुबह सुबह क्यों भड़क रहे हो मुझ पर? आखिर ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप लोगों को ये लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझती नहीं हूँ? आखिर बात क्या है, साफ साफ बोलो ना। बात ये है कि घर में 2-4 एटीएम रखे हुए थे, कहाँ है वो? हाँ पूजा बेटा, जवाब दो। उन चारों एटीएम में से 2-2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। तुमने वो सारे पैसे कहाँ खर्च किए? अब चुप क्यों है, बोलती क्यों नहीं तू? इतने सारे पैसे कहाँ खर्च किए तूने? आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आ गई थी तुझे जो तुझे इतने सारे पैसे खर्च करने पड़े? मम्मी, आखिर हो क्या गया है आप दोनों को? और अगर मैंने पैसे खर्च कर भी दिए तो अब आप दोनों मुझसे उन पैसों का हिसाब किताब लोगे क्या? अरे मैं आप ही की बेटी हूँ, किसी पड़ोसी की नहीं हूँ। देख पूजा, जबान संभाल कर बात कर। ये मत भूल कि हम तेरे माँ बाप हैं, और तुझे अगर बाहर की दुनिया से फुर्सत होगी तब तो तुझे पता चलेगा ना कि अभी हम दोनों किन हालातों से गुजर रहे हैं। रहने दो पूजा के पापा, देहाती बदतमीज लड़की को कुछ भी समझाने का कोई मतलब नहीं है। इसे तो बस पैसे खर्च करने में और जबान लड़ाने में ही मजा आता है। इसे क्या पता कि इसके माँ बाप अभी कितने कर्जे में हैं और ये है कि खर्चे पर खर्चे किए जा रही है। पूजा, मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले। अभी मेरा काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा और आगे आने वाले समय में मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। इसीलिए बेटा, जितना हो सके उतना तू अपने खर्चों पर कंट्रोल करने की कोशिश कर। आज के बाद तू कोई भी एटीएम मुझसे पूछे बिना यूज़ नहीं करेगी। रमेश और सपना दोनों पूजा को बोल ही रहे होते हैं कि तभी पूजा उनकी आंखों के सामने अपने पापा के वॉलेट से एटीएम और क्रेडिट कार्ड लेकर अपनी चचेरी बहन निधि के घर चली जाती है, जहां निधि अपने घर में साफ सफाई का काम कर रही होती है। और निधि को देखकर पूजा मन ही मन उसकी बेइज्जती करती है और सोचती है, आखिरकार ये गरीब की गरीब ही रहेगी हमेशा, क्योंकि इसने खुद को घर के काम काज में कुछ इस तरह से फिक्स कर लिया है कि इसका दिमाग कभी बड़ा करने के बारे में सोचता ही नहीं। ऊपर से ये बेचारी किस्मत की मारी गरीब घर में जो पैदा हो गई। तभी निधि वहां आ जाती है और निधि बड़े ही प्यार से पूजा से कहती है, अरे पूजा, आ गई तू? हाँ मैं तो आ गई हूँ, पर अभी तक तेरा काम खत्म नहीं हुआ है। तुझे मैंने कल ही बोला था ना कि हम टाइम पर निकलेंगे, क्योंकि भीड़ हो जाने पर शॉपिंग नहीं हो पाती। पर एक तू है कि अरे पूजा, बस 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे। तू तब तक मेरे कमरे में चल, तेरे लिए कुछ चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ यार, जल्दी से अपने हाथ की गरम गरम चाय पिला दे। वैसे भी मुझे घर वाले ना तैयार होने देते हैं और ना ही कुछ खाने पीने को देते हैं। अच्छा बाबा, शांत हो जा, मैं अभी चाय लेकर आती हूँ। निधि पूजा को अपने कमरे में ले जाती है, जहाँ पूजा आराम से चाय नाश्ता करने लगती है। तो वहीं निधि जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके रेडी हो जाती है और एक पुराना सा बैग जो कि थोड़ा सा फटा हुआ था उसे लेकर सोचती है, मेरे पास तो टोटल 50 रुपए है। एक काम करती हूँ, नया बैग खरीदने से अच्छा है कि मैं इसी बैग को ठीक करवा लूंगी। 10 रुपए की चेन लग जाएगी और 20 रुपए में फटा हुआ बैग सिल भी जाएगा और आराम से 30 रुपए में मेरा बैग ठीक हो जाएगा और 20 रुपए बच भी जाएंगे और उन 20 रुपयों से मैं माँ के लिए जूस ले लूंगी। बहुत कमजोर हो गई है मेरी माँ। निधि बैग को हाथ में लिए सोच में डूबी हुई थी। तभी वहां निधि की माँ सुमन आ जाती है और सुमन निधि के हाथ में 500 रुपए का नोट रखते हुए कहती है,
निधि बेटा, ये ले 500 रुपए, मेरे पास अभी बस इतने ही हैं, तू इनसे अपने लिए कुछ खरीद लेना। माँ, इन सब की क्या जरूरत है? आप ये पैसे अपने पास रखो, मेरे शॉपिंग करने से ज्यादा जरूरत इस घर को है पैसों की। आप इन्हें संभाल कर रखो, अगर घर के लिए कुछ जरूरी सामान लाना है तो आप मुझे बता दो, मैं ला दूंगी। नहीं बेटा, ये वैसे भी मैंने तेरे लिए रखे हुए थे, इन पैसों से तू अपने लिए कुछ खरीद लेना। वैसे भी तू बहुत समझदार है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि तूने घर की बुरी परिस्थितियों को देखते हुए अपने अरमानों को अपने मन में ही रखा है। इसलिए बेटा, आज नहीं, आज तू इन पैसों से अपने लिए बढ़िया सा सूट खरीद लिया। तेरा ये बैग भी तो काफी पुराना है और फट भी गया है ना, इसलिए तू अपने लिए नया बैग भी ले लियो। नहीं माँ, मुझे अभी ना तो नए सूट की जरूरत है और ना ही अभी नए बैग की जरूरत है मुझे, इसलिए आप ये पैसे अपने पास रखो। मेरे पास 50 रुपए है, मैं उनसे अपना काम चला लूंगी। निधि के लाख मना करने के बावजूद सुमन उसे पैसे दे देती है, जिसके बाद निधि पूजा के साथ शॉपिंग करने जाती है और रास्ते में निधि पूजा से कहती है, वैसे कुछ भी कहो, माँ बाप हमेशा हर अच्छे बुरे बर्थडे में अपने बच्चों की ख्वाहिशों के बारे में सोचते हैं और एक हम हैं कि हम चाहकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाते। अरे ऐसा क्या हो गया जो तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है? लगता है तेरी माँ ने आज तुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं शॉपिंग करने के लिए, तभी तो इतनी बड़े बड़े डायलॉग्स मार रही है। ये बात तो तूने बिल्कुल ठीक कही पूजा, आज मेरी माँ ने मुझे बहुत सारे पैसे दिए हैं। तुझे पता है मेरे पास सिर्फ 50 रुपए थे, लेकिन तभी माँ 500 रुपए लेकर आ गई मेरे सामने और उन्होंने मुझे जबरदस्ती 500 रुपए देते हुए कहा कि मैं अपने लिए नया सूट ले लूं और एक नया बैग खरीद लूं। निधि की बात सुनकर पूजा उसका खूब मजाक बनाने लगती है। बस 500 रुपए? हे भगवान, 500 रुपए देखकर तू इतनी पागल हो रही है कि जैसे तेरी माँ ने तेरे को 500 नहीं बल्कि 50 लाख रुपए दिए। अरे आजकल 500 रुपए में आता ही क्या है, बेवकूफ कहीं की। पूजा, इसमें बेवकूफी वाली बात कहाँ से आ गई? वैसे भी मुझे अपने घर के हालात अच्छे से मालूम है और इस वक्त 500 रुपए हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। तू हमेशा गरीबों की गरीब ही रहेगी। अरे कुछ बड़ा सोच, अपनी माँ से 500 नहीं बल्कि शुरू शुरू में तो तुझे 10 से 20 हजार लेने चाहिए थे शॉपिंग के लिए। तू ये क्या बोल रही है पूजा? तुझे पता भी है 10 से 20 हजार हमारे लिए कितनी बड़ी रकम है, और अगर हमारे पास इतने पैसे होंगे तो हम उन पैसों से अपनी जरूरत का सामान खरीदेंगे, ना कि शॉपिंग करेंगे फालतू की। ये सब छोड़ो, तुझे तो समझाना ही बेकार है। अब जल्दी चल, बहुत लेट हो रहा है हमें। इतना कहकर पूजा और निधि दोनों आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी एक बड़ा सा मॉल देखकर पूजा निधि को मॉल में ले जाने लगती है। चल मॉल में, आज हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे और आज तुझे भी तो पता चले कि अमीर लोगों के साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है, और मैं जमकर शॉपिंग करूंगी। पूजा, तू एक काम कर, तू मॉल में जा और अपने लिए तुझे जो खरीदारी करनी हो कर ले। मैं यहीं आसपास पटरी के मार्केट से घर के लिए कुछ जरूरी सामान खरीद लेती हूँ। अरे तो मेरे साथ मॉल में चलना, वैसे भी तेरी माँ ने तुझे नया सूट लेने के लिए कहा है। तुझे 500 रुपए में कोई सस्ता सा सूट दिलवा दूंगी इस मॉल से। अरे नहीं नहीं पूजा, भले ही माँ ने मुझे सूट लेने के लिए कहा हो, लेकिन मैं अपने लिए शॉपिंग नहीं करूंगी। आज मैं जो कुछ भी खरीदूंगी अपने माता पिता के लिए लूंगी, क्योंकि ये 500 रुपए मेरी मेहनत की कमाई नहीं बल्कि मेरे पापा की मेहनत की कमाई है। इसलिए मैं इन पैसों से घर का जरूरी सामान या फिर पापा और माँ के लिए कुछ खरीदूंगी। ऐसा कहकर निधि पटरी वाली मार्केट जाकर अपनी माँ के लिए साड़ी और अपने पिताजी के लिए एक घड़ी खरीदती है। तो वहीं पूजा मॉल में जाकर अपने लिए खूब सारी शॉपिंग करती है। और इसी तरह थोड़ी देर बाद पूजा के फोन पर पूजा के पिता का फोन आता है और वो कहते हैं, पूजा, कहाँ है तू? जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तेरी माँ सीढ़ियों से गिर गई है। क्या हुआ मम्मी को? मैं अभी आती हूँ पापा। ये सुनते ही पूजा बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और वो निधि को लेकर अस्पताल जाती है, जहां रमेश अपनी बेटी पूजा को देखकर भागते हुए उसके पास आते हैं और कहते हैं, बेटा पूजा, सुबह जो तू मेरे क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड लेकर गई थी वो मुझे अभी दे दे, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में पेमेंट करनी है। तेरी माँ का अभी के अभी एक ऑपरेशन होने वाला है। कैसा ऑपरेशन पापा?
बेटा ज़्यादा सवाल मत कर, और तू मुझे अभी के अभी एटीएम दे, क्योंकि पैसे निकालने हैं और अभी मेरे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। और हाँ, मैंने तुझे समझाया था ना कि आगे जाकर कब मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ जाए ये मुझे भी नहीं पता। और देख, अचानक से हमारे सर पर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैंने तो सारे पैसे खर्च कर दिए। कैसे समझाऊं पापा को उनके मना करने के बावजूद मैंने सारे पैसे शॉपिंग में लगा दिए। हे भगवान, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ मैं? पूजा को मन ही मन खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अचानक से पैसों का इंतजाम कहाँ से करे। इसलिए वो निधि को लेकर साइड में जाती है और रोते हुए कहती है, निधि, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से पैसों का इंतजाम करूँ। मम्मी पापा ने मुझे सुबह ही बहुत समझाया था कि मैं फिजूल के खर्चे करना बंद कर दूँ, पर उनके मना करने के बावजूद मैंने आज 3 से 4 लाख रुपयों की शॉपिंग कर ली और अब मैं पापा को कहाँ से पैसे दूंगी? हे भगवान, 3 से 4 लाख रुपए की तूने यार शॉपिंग कर डाली, लेकिन अब तू चाचा जी को पैसे कहाँ से देगी? क्योंकि इस वक्त तो उनको पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ निधि, पैसों की जरूरत तो है, पर मैं कहाँ से दूँ? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो लगता था कि मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे। माना कि तू अमीर है, पर किसके जीवन में कब कैसा बुरा समय आ जाए ये किसी को नहीं पता। इसलिए हमें हमेशा जरूरत के हिसाब से ही पैसों को खर्च करना चाहिए, और यही बात तो मैं तुम्हें समझाती आ रही थी। तभी वहां पर पूजा के पापा और पूजा की माँ भी आ जाती है और अपनी माँ को देखकर पूजा अपने पापा से कहती है, पापा ये सब क्या है? मम्मी तो एकदम ठीक है, पर आपने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? हमने तुझसे झूठ नहीं बोला बेटा, बल्कि हमने तुझे सबक सिखाने के लिए ये सब किया, क्योंकि तुझे इतना समझाने के बावजूद हमारी बातें समझ में नहीं आती थीं। इसीलिए यही एक रास्ता था कि हम तुझे तेरी ही भाषा में चीज़ों को समझाएं। और देख, यही होते हैं बुरे हालात। जब इंसान ज़रूरत से ज़्यादा फिजूल खर्ची करता है तो उसके हाथ में 1 रुपया भी नहीं होता, तब जाकर उसे अपने बुरे हालात समझ में आते हैं। निधि और अपने पिता की बातें सुनकर पूजा को समझ में आ जाता है कि हमें हमेशा जरूरत पड़ने पर ही खर्चा करना चाहिए। फिजूल के खर्च अक्सर इंसान को कर्जे में ही डालता है। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं बेटा। पता है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे मनपसंद राजमा चावल बनाए हैं। वाह, राजमा! आपको पता है नैना को भी राजमा चावल बहुत पसंद है। किंजल बेटा, जब देखो नैना नैना, तुम्हारे इतने सारे अमीर दोस्त हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं खेलती हो? उस गरीब नैना के साथ खेलना जरूरी है क्या? पता है, ये गरीब लोग बहुत बुरे होते हैं। ये सिर्फ हम अमीरों से दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि वो हमारा फायदा उठा सके। नैना सिर्फ तुम्हारे महंगे महंगे टॉय से खेलना चाहती है, तुम्हारे महंगे कपड़े पहनना चाहती है। बस करो माँ, नैना मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पता है, जब लास्ट मंथ में खेलते खेलते मैं गिर गई थी तो मेरे सभी अमीर दोस्त मुझ पर हंस रहे थे, लेकिन एक नैना ही थी जो मुझ पर हंसी नहीं और उसने मुझे उठाकर दवाई लगाई। तुम्हें तो मैं समझा समझा कर थक चुकी हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला है। थोड़ी देर में किंजल अपनी माँ के साथ अपनी महंगी सी गाड़ी में स्कूल से घर पहुँच जाती है। शोभा प्लेट में चावल निकालती है, लेकिन किंजल उस प्लेट को उठाकर जाने लगती है। किंजल बेटा, ये प्लेट लेकर कहाँ जा रही हो? मैंने आपको कहा था ना कि नैना को भी राजमा चावल बहुत पसंद है, उसे ही देने जा रही हूँ। किंजल बेटा, सुनो तो सही। किंजल अपनी माँ शोभा की एक नहीं सुनती और सीधा अपने घर से थोड़ी दूर पर ही बने अपनी गरीब सहेली नैना के घर पर जा पहुँचती है। देखो नैना, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, तुम्हारे मनपसंद राजमा चावल। किंजल, पता है मेरा कब से राजमा चावल खाने का मन कर रहा था, लेकिन माँ बना ही नहीं रही थी। चलो दोनों मिलकर राजमा चावल खाते हैं। किंजल अपनी गरीब सहेली के साथ पुरानी खाट पर बैठकर राजमा चावल खा रही होती है कि तभी नैना की माँ ममता प्लेट में गरम गरम पराठे और लहसुन की चटनी लेकर आती है। माँ, किंजल मेरे लिए राजमा चावल लेकर आई है और आप उसके लिए पराठे चटनी। आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी क्या? नैना बेटा, घर में बस यही रखा था। किंजल बेटा, तुम क्या खाओगी मुझे बता दो, मैं कहीं से इंतजाम करके तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद कुछ बना देती हूँ। नहीं आंटी, मुझे आपके हाथ के पराठे और लहसुन की चटनी बहुत पसंद है। नैना, जिस तरह तुझे मेरे घर के राजमा चावल पसंद है, ठीक उसी तरह मुझे भी तेरे घर की बनी हुई हर एक चीज पसंद है। आंटी बहुत अच्छा खाना बनाती है।
दोनों सहेलियां मिलकर खाना खाती है और अब एक साथ बैठकर पढ़ाई भी करती है। नैना देखना, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। मैम ने कहा था कि हम सभी को आज ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। कल वो चेक करेंगी, अगर मैंने नहीं किया तो वो मुझे पनिश करके क्लास के बाहर खड़ा कर देगी। अरे किंजल, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देख, पहले तुझे ऐसे मल्टीप्लाई करना है, फिर जो इसका आंसर आएगा उसे इसके साथ डिवाइड कर देना। बस आ गया आंसर। नैना, तू तो पढ़ने में बहुत ज्यादा होशियार है। तू बड़ी होकर टीचर बनना और ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना। अमीरी गरीबी की इस बड़ी सी दीवार के बावजूद भी इन दोनों बच्चों की दोस्ती समुद्र से भी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। समय गुजरता है और अब ये दोनों ही बड़ी हो जाती है। मैंने कहा था ना कि मैं क्लास में जरूर टॉप करूंगी। देख, सबसे ज्यादा नंबर आए हैं मेरी क्लास में। मुझे तो पता ही था कि मेरी सहेली जरूर टॉप करेगी। अच्छा, तू अपना रिजल्ट दिखा। आई एम श्योर तेरे मुझसे भी अच्छे नंबर आए होंगे। अरे नहीं, बस ठीक ठाक नंबर आए हैं। अच्छा, तो अपना रिजल्ट क्यों नहीं दिखा रही? कहीं तो फेल तो नहीं हो गई? चल चुपचाप से अपना रिजल्ट दिखा। किंजल जैसे ही नैना का रिजल्ट देखती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। जहाँ किंजल ने सिर्फ क्लास में टॉप किया होता है, वहीं नैना ने पूरे कॉलेज में टॉप किया था। ओह माय गॉड नैना, तूने तो पूरे कॉलेज में टॉप किया है। अब तो तेरा टीचर बनना 100% पक्का है। नहीं किंजल, टीचर बनने का ये सपना सिर्फ मेरा सपना रह जाएगा। टीचर बनने के लिए मुझे 2 साल और पढ़ाई करनी होगी और उसमें लगभग 1 से 2 लाख का खर्चा आएगा। और तू तो जानती है कि मेरे बाबा की इतनी तनख्वाह नहीं है कि मुझे इतना महंगा कोर्स करवा सके। तो क्या हुआ नैना, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे सपने को पूरा करूंगी। नहीं किंजल, ऐसा मत कर। तुझे मैंने हमेशा सहेली से बढ़कर बहन माना है। अगर तूने ऐसा कुछ किया तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। लेकिन नैना, कहा ना मैंने, चलो चलकर कुछ खाते हैं। हम दोनों ने ही टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। दोनों सहेलियां एक छोटे से ठेले पर जाती है और वहाँ से समोसे, कचौरी, चाउमीन वगैरह खाकर सेलिब्रेट करती है। समय गुजरता है और किंजल के माता पिता उसका एक काफी अमीर घर में रिश्ता तय कर देते हैं। कुछ दिनों में किंजल के घर में जोरों से शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अपनी बचपन की सहेली की शादी की सारी जिम्मेदारी नैना उठा लेती है। मेरी बेटी की खुशी थी, इसलिए तुझ गरीब को मैंने इस घर की शादी में बुलाया है। लेकिन याद रहे, अपनी औकात मत भूलना। ये जूस का ट्रे ले और जाकर सभी मेहमानों को दे। ठीक है आंटी जी, जैसा आप कहे। वैसे भी मेरी सहेली की शादी है, अगर मैं ये सब नहीं करूँगी तो और कौन करेगा। नैना अपनी ही सहेली की शादी में नौकरानी की तरह घर के सारे काम करती है, जिसे किंजल भी कहीं ना कहीं देख रही थी। लेकिन नैना के कहने पर किंजल अपनी माँ से कुछ नहीं कहती। समय गुजरता है और आज किंजल की शादी होती है। सभी से विदा लेने के बाद किंजल नैना से गले मिलकर खूब रोती है। नैना, मुझे तेरी बहुत याद आएगी। मैंने माँ को अपना नंबर और एड्रेस दे दिया है। जैसा तुझे वक्त मिले तो मुझे कॉल जरूर करना और हाँ, मुझसे मिलने भी आती रहना। मैं जरूर आऊंगी और तुम अपना ख्याल रखना, मुझे भूल मत जाना। किंजल बेटा, सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, चलो अब। किंजल विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। वहीं अब अपनी सहेली के जाने के बाद नैना काफी अकेला महसूस करने लगी थी, जिसे देख अब नैना के माता पिता भी अपनी हैसियत के मुताबिक उसका एक गरीब घर में रिश्ता तय कर देते हैं। नैना अपनी शादी का कार्ड लेकर सीधा किंजल की माँ शोभा को देने के लिए जाती है। आंटी जी, अगले महीने की 10 तारीख को मेरी शादी है। वो किंजल ने आपको अपना नंबर दिया था ना, मुझे उसका नंबर दे दीजिए और उसके ससुराल का एड्रेस भी, ताकि मैं उसे खुद ही शादी का कार्ड दे सकूं और आप भी जरूर आइएगा। अरे कलमुही, बचपन से लेकर जवानी तक तू मेरी बेटी के पीछे पड़ी रही। अब उसकी शादी हो चुकी है, कम से कम अब तो उसका पीछा छोड़ दे। और तूने सोच भी कैसे लिया कि हम तेरी शादी में आएंगे? निकल जा यहाँ से और आइंदा मेरी बेटी का नाम अपने जुबान पर लेना भी मत। नैना शोभा के सामने काफी गिड़गिड़ाती है, लेकिन शोभा उसकी एक नहीं सुनती और उसे धक्के मारकर घर से निकाल देती है। जिसके बाद अब ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और नैना की भी शादी हो जाती है। शादी के बाद ऐसा एक भी दिन नहीं था जब नैना ने किंजल को याद ना किया हो। जहां अमीर घर में शादी करने के बाद किंजल आराम से अपनी जिंदगी जी रही थी, वहीं एक गरीब मैकेनिक से शादी करने के बाद नैना गरीबी में अपनी जिंदगी काटती है। सुनिए जी, घर में राशन लगभग खत्म हो चुका है, सब्जियां भी नहीं है। थोड़े पैसे दे देते तो मैं राशन सब्जी ले आती। आज तो सेठ ने सिर्फ ये 200 रुपए ही दिए हैं।
इससे जो आ सके ले आना। अब तो अगले महीने ही तनख्वाह मिलेगी, तब तक इसी में ही गुजारा चलाना पड़ेगा। सुनिए जी, अगर आप कहे तो मैं घर के आसपास के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दूं। घर के काम के बाद काफी समय बच जाता है। अगर बच्चों को ट्यूशन दूंगी तो 2-4 पैसे कमा लूंगी। अगर तुम्हें ये ठीक लगता है तो यही सही। चलो अब मैं चलता हूँ। आनंद एक मैकेनिक की दुकान में काम करता था। वहीं अब अपना घर चलाने के लिए नैना आस पड़ोस के छोटे मोटे बच्चों को बुलाकर उन्हें ट्यूशन दिया करती थी और ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। ये क्या, ये गाड़ी इतनी खड़बड़ खड़बड़ करके क्यों चल रही है? लगता है मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा। किंजल अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर शॉपिंग के लिए जा रही होती है कि तभी गाड़ी से अजीब आवाज आने के कारण उसे एक मैकेनिक की शॉप पर ले जाती है। ये वही शॉप थी जिस पर नैना का पति आनंद काम करता था। थोड़ी ही देर में आनंद किंजल की गाड़ी को ठीक कर देता है। मैडम, गाड़ी तो ठीक हो गई है, आप एक बार मेरे साथ ड्राइव पर ले लीजिए। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। आनंद और किंजल गाड़ी में बैठकर थोड़ी दूर जाते ही है कि अचानक गाड़ी फिर से बंद हो जाती है। अरे ये क्या, गाड़ी तो बंद हो गई। लगता है इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एक काम करिए, यहीं सामने ही मेरा घर है, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं यहीं पर गाड़ी ठीक कर देता हूँ। आनंद के कहने पर किंजल जैसे ही उसके घर जाती है तो उसे वहाँ नैना नजर आती है। दोनों ही सहेलियां जैसे एक दूसरे को देखती है तो भागती हुई एक दूसरे के गले लग जाती है। तू यहाँ है? और ये क्या, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं? अरे आते ही इतने सारे सवाल। पहले ये बता, कैसी है तू? कितनी बदल गई शादी के बाद, और कितनी खूबसूरत भी हो गई है। यकीन नहीं हो रहा है कि तू मेरी आंखों के सामने खड़ी है। नैना आनंद को किंजल के बारे में सब बताती है और किंजल की आने की खुशी में गरम गरम चाय बनाती है। घर में नाश्ते के लिए कुछ भी नहीं है और किंजल पहली बार घर आई है। बिना खाना खिलाए तो उसे नहीं भेज सकती मैं लाला से राशन उधार मांग कर लेकर आता हूँ। आनंद सबसे पहले दुकान से राशन और हलवाई के यहाँ से समोसे कचौरी लेकर आता है। नैना अपनी अमीर सहेली के आने पर अपने हाथों से उसके लिए उसका मनपसंद खाना बनाती है। मैंने सब कुछ तेरे पसंद का बनाया है। तुझे राजमा, दाल मखनी, लहसुन की चटनी काफी पसंद है ना? खाकर बता कैसी बनी है। इस खाने के सामने तो 5 स्टार होटल का भी खाना फेल है। खाना बहुत अच्छा बना है, आज तो मैं सब अकेले ही खा जाऊंगी। किंजल खुशी खुशी नैना का बनाया हुआ सारा खाना खाती है और अब दावत के बाद दोनों सहेलियां बैठकर आपस में काफी बातें करती है। नैना, तू खुश तो है ना? तेरे घर के हालातों को देखकर मुझे लगता है कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं है। ऐसा नहीं है किंजल, ये भले ही मैकेनिक का काम करते हैं, लेकिन हम दोनों काफी खुश हैं और अब तुम भी तो मुझे मिल गई हो। किंजल ने नैना की वो बात सुन ली थी जब उसने अपने पति को राशन लाने के लिए कहा था। किंजल समझ चुकी थी कि नैना काफी परेशानी में है, लेकिन वो उसे अपनी परेशानी नहीं बताएगी। किंजल अपने पति रोहित से बात कर आनंद जिस मैकेनिक के शॉप पर काम करता था उस शॉप को खरीद लेता है और उसे एक बड़े से गैरेज में बदलकर आनंद को उसका मैनेजर बना देता है। लेकिन इस बारे में ना ही आनंद को पता चलता है और ना ही नैना को। और आज किंजल टीचर का फॉर्म लेकर सीधा नैना के पास आती है, जिसे देख नैना कहती है, ये तो टीचर का फॉर्म है, लेकिन तू इसे लेकर क्यों आई है? तू जानती है ना कि हमारी इतनी इनकम नहीं है कि मैं टीचर का कोर्स कर सकूं। तेरा पति मैनेजर बन चुका है, तू चिंता मत कर, तू आराम से टीचर का कोर्स कर। मैं हूं ना, मैं पैसे दे देती हूँ, और अगर तुझे मेरे पैसे देना पसंद नहीं आया तो तू मुझे मेरे सारे पैसे धीरे धीरे करके लौटा देना, लेकिन अपना सपना तू पूरा कर। तेरे और आनंद के एक अच्छे भविष्य के लिए तुझे अपना टीचर बनने का सपना पूरा करना होगा। कल को जब तेरे बच्चे होंगे तो क्या तू उन्हें वही जिंदगी देगी जो तूने उन्हें दी है? जरा सोच इसके बारे में। नैना किंजल की बात की गहराई को समझ जाती है और अब टीचर का फॉर्म भर अपने टीचर की पढ़ाई करती है। वहीं किंजल नैना की सारी पढ़ाई का खर्चा उठाती है और 2 साल की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार नैना एक अच्छे से स्कूल में टीचर बन जाती है और उनके घर के हालात भी काफी ठीक हो जाते हैं और अब पहले की तरह ही दोनों सहेलियां एक दूसरे से मिलते हुए हंसी खुशी रहती है।